जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे तारे की उत्पत्ति के बारे में कि तारे की उत्पत्ति होती कैसे है। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे होते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। तो हम बात करेंगे कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तारे आखिर होते क्या है, मतलब किन्हें आप तारे की श्रेणी में लाओगे। तो तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपनी स्वयं की लाइट हो, जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश हो और हीट हो, और उनके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती हो। ऐसे ही खगोलीय पिंडों को हम क्या कहेंगे, तारे के अंतर्गत जानते हैं। हम बात करते हैं कि तारे बनते कैसे हैं। तो तारे जैसे गैस का एक बादल होता है, शुरू में नॉर्मल बादल होता है, उसमें ज़्यादा मतलब उसकी डेंसिटी उतनी नॉर्मल ही रहती है। उसकी डेंसिटी नॉर्मल ही रहती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि वायु जो है वो एक चक्र के रूप में घूर्णन कर, जैसे आपने सुना होगा कि हवाएं जब एक केंद्र को मानकर घूमने लगती है, बवंडर जैसे आता है, ऐसे ही कुछ होती हैं, क्रियाएं होती हैं। फिर वो धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे ठंडियों में जब लोग पास आ जाते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट जो होता है वो अधिक होने लगता है। एब्जॉर्प्शन तो उतना ही होता है, लेकिन क्या कहते हैं, हीट जो होता है ना, जनरेट जब डेंसिटी बढ़ती है तो हीट जनरेशन भी बढ़ जाता है। तो डेंसिटी बढ़ी, D1 का मतलब यहाँ पे डेंसिटी थे और D2 का मतलब भी डेंसिटी थे। तो जो ये पहले वाला जो बादल जैसा था गैस का समूह, उसे हम विरल गैस, उसके बाद जो डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं, निहारिका, नेबुला बनता है। और नेबुला में ही हीट बनने लगती है और लाइट, इसमें स्वयं जब हीट और लाइट आ जाती है तो क्या होता है कि इसे हम तारा के नाम से जानने लगते हैं। तो तारा बनने से पहले कोई भी खगोलीय पिंड, तारा बनने से पहले क्या बनता है, तो निहारिका, नेबुला बनता है। अब जब किसी तारे का, देखिए ब्रह्मांड में हर एक चीजों का अपना एक अस्तित्व होता है कि वो कितने दिन तक रहेंगी और कितने दिन बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो तारे का भी एक फेज होता है कि जैसे हमारे सूर्य का है, अभी लगभग आधे फेज में है, लगभग वही 5 अरब साल बाद जो है उसका वो खत्म, मतलब उसका विनाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तारे का जब 90% फ्यूल, यहाँ पे F का मतलब होता है ईंधन 90% खत्म हो जाता है, मतलब 10% बचता है, तो वो लाल दानों का रूप धारण कर लेता है। लाल दानों का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है, जो फ्यूल होता है, लाल दानों में जो तारा होता है उसकी जो फ्यूल होगा वो क्या होगा, वो कम कम होने लगता है। फ्यूल क्या होता है, कम होने लगता है, और वॉल्यूम मतलब आकार जो होता है बढ़ने लगता है। अब इसमें फ्यूल कौन से पाए जाते हैं, इस पर हम बात करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है, हीलियम में परिवर्तन, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हीलियम में परिवर्तन होता है, और साथ ही क्या बनता है, ऊर्जा जनरेट होती है। जो ये गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, इनकी स्टेट क्या होती है, किस अवस्था में होती हैं, तो प्लाज्मा की अवस्था में। आपने सामान्यतः 3 ही पढ़ा होगा, वैसे जानते होंगे 4-5 होती हैं वैसे। एक होता है आपका ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, फिर प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ये बेसिकली सॉलिड और लिक्विड का एक सम्मिलित रूप होता है। उसके बाद 5वीं अवस्था आती है, बोस-आइंस्टीन अवस्था के नाम से जाना जाता है। अभी 1995 में इसे नया बनाया गया है, मतलब नया इन्वेंट किया गया है। तो पहले प्लाज्मा जो होता है ये सॉलिड और लिक्विड का एक सम्मिलित रूप होता है। अब हम बात करते हैं जो रेड दाना होता है, अगर इसका आकार, मतलब इसका जो है, अगर मास, द्रव्यमान सूर्य के मास से 1.5 गुना से क्या है, ज्यादा है, तो ये सुपरनोवा तारे की श्रेणी में आएगा, सुपरनोवा आएगा, कहलाएगा। अगर इसका जो मास है, मास यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की नहीं, मास की। अगर जो यहाँ इसका मतलब होता है सन, सन का जो मास है, अगर उससे, सन के मास से लगभग 1.5 गुना अगर से कम है,
जैसे जैसे जो है मान लीजिए सन का मास 10 है और इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा 1.5 से अगर गुना करेंगे तो ये जाएगा 15। अगर 15 किलोग्राम से कम है तो ये क्या होगा, श्वेत वामन। और अगर 15 किलोग्राम से ज्यादा होगा तो वो अभिनव तारा। लेकिन इतना तो होता नहीं, इसलिए हमने अदर्शन किया है, माना है कि इसका जो मास है वो 10 है। ये जो इसका सूर्य का 1.5 गुना जो मानक दिया गया है, इसको किसने दिया था, इसको चंद्रशेखर, एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्हीं के नाम पे ये जो है उन्होंने ही थे इस स्टेटमेंट को दिया था कि अगर ऐसा है तो वो श्वेत वामन की श्रेणी में जाएगा, अगर ऐसा है तो अभिनव तारा की श्रेणी में या सुपरनोवा की श्रेणी में जाएगा। अब हम बात करते हैं अभिनव तारा के बारे में, सुपरनोवा के बारे में। तो ये जो होता है ये 4 तरीके के होते हैं, चारों एक साथ नहीं बनते हैं, एक ही तारा बनेगा। ये न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन होता है। जब तारा के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो न्यूट्रॉन की श्रेणी में। फिर प्लसर और क्वेसर बनते हैं अलग अलग। फिर ब्लैक होल। प्लसर और क्वेसर जो होते हैं उनकी जो स्पीड होती है ये हाई स्पीड होते हैं। एच का मतलब होता है हाई स्पीड, बहुत ही तेजी से गति करने वाले तारे होते हैं। उसके बाद लास्ट में ब्लैक होल भी बनता है। ये अभिनव तारे ही ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अगर ब्लैक होल की आप डेंसिटी की बात करें तो ब्लैक होल की अगर 1 चम्मच मिट्टी का वजन देखा जाए तो लगभग 10 हाथी के बराबर होता है। 10 हाथी। ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी, मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी कि वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं ना वो भी उसे भेद नहीं पाती हैं। अगर आप कल्पना करिए कि अगर कभी ब्लैक होल गति करते करते ब्रह्मांड में गति करते करते पृथ्वी से टकराने वाला हो तो ये आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी को जब टकराएगा ना तो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त कर देगा, 2 खंडों में विभक्त कर देगा। इतनी उसकी डेंसिटी होती है, उस पर क्या कहते हैं आपके मिसाइल वगैरह काम भी नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं श्वेत वामन के बारे में। श्वेत वामन में कब होता है, जब इसका जो है एक तो आकार के, दूसरा इसमें लगभग 95% फ्यूल बचा होता है। सॉरी 95% फ्यूल खत्म हो जाता है, 5% लगभग बचा होता है। इसीलिए हम जीवाश्म मानव भी बोलते हैं। श्वेत वामन को कौन सा तारा भी बोलते हैं, जीवाश्म मानव तारा भी बोलते हैं। उसके बाद जब श्वेत वामन का जो फ्यूल होता है वो जब 100% खत्म हो जाता है तो वो काला वामन के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने बताया कि स्टार के पास लाइट होती है, हीट होती है, लेकिन यहाँ पे ये काला वामन भी स्टार है और ब्लैक होल, लेकिन ये दोनों दिखते नहीं है। याद रखिएगा, काला वामन और ब्लैक होल ये दोनों दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते। तो हम बात करते हैं कि स्टार के कलर के बारे में। कोई भी अगर तारा है तो उसका कलर क्या होगा, तो जो उसका कलर होता है वो उसके सरफेस, पृष्ठ डिफॉल्ट टेम्परेचर, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव नहीं, पृष्ठ तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर किसी भी तारे का टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब समझते हैं आप, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है तो वो लाल कलर का होगा। अगर मीडियम में है तो श्वेत कलर का होगा, और अगर हाई है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक सीमा भी आती है, एक चंद्रशेखर सीमा। ये थोड़ा सा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके बेस पे। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक होता है, ये आपका मास की यूनिट है, एक तरीके का मास मात्रक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान 2.765 × 10⁻30 kg होता है। चंद्रशेखर सीमा एक किसका मात्रक है, ये मास का मात्रक है, और इसका मान कितना होता है 2.765 × 10⁻30 kg किलोग्राम होता है। हम बात करते हैं कि ये जो तारा था इसको हमने रेड दानव नाम ही क्यों दिया। इसका जो 90% फ्यूल खत्म हो गया था तो हम इसे रेड दानव ही नाम क्यों दिए। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो स्टार का कलर डिफाइन आउट होता है। अब देखिए इसका 90% फ्यूल खत्म हो गया, मतलब इसका जो फ्यूल नहीं है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो ईंधन खत्म हो गया, तो इसके अंदर जो आग लगी होगी या जो इसके अंदर हीट जनरेट हो रही होगी वो काफी कम हो गई होगी। मतलब इसका टेम्परेचर न्यूनतम होने वाला है, मतलब नॉर्मल आ गया है।
अब नॉर्मल में आपको पता है, हमने बताया आपको कि नॉर्मल टेम्परेचर रहने पर उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। अगर हाई होता टेम्परेचर तो क्या होता है, ये दूसरी चीज होती है। तो ये क्यों होता है, ये इसे हम लाल दानों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम अवस्था में इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।